मुझे हमेशा लगा कि आलिया स्टार होगी, लेकिन इस किस्म की एक्ट्रेस होगी ये मैं नहीं प्रेडिक्ट। Not even while making SOTY. नो आई मीन आई न्यू ये स्टार है, शी इज अ गुड एक्टर, शी इज सॉलिड। तो मैं हमेशा कहता हूं कि हर इमोशनल लॉन्च इज स्टूडेंट ऑफ द ईयर, बट हर प्रोफेशनल लॉन्च इज हाईवे। व्हेन अ जीनियस आर्टिस्ट मीट्स जीनियस स्टार। तो यार आज की बात करते हैं उस आदमी की जिसने एक ज़माने में पूरे बॉलीवुड को अपनी उंगलियों पे नचाया था। करण जौहर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, सेल्फ अपॉइंटेड नेपो किड्स का गॉडफादर, और एक ऐसा आदमी जिसका सबसे बड़ा गोल था पूरी दुनिया को ये कन्विंस करना कि आलिया भट्ट से बेटर एक्टर्स इस प्लेनेट में एग्जिस्ट नहीं करती। हाँ, वही करण, आज उनकी बात करनी है। तो 2026 में केजो की ज़िंदगी में कुछ ऐसा हो रहा है जो उन्होंने प्रोबेबली कभी अपने वर्स्ट नाइटमेयर में भी इमेजिन नहीं किया था। वो लोग जो उनका कैंप था, उनका इनर सर्कल था, उनका केयरफुली असेंबल्ड स्क्वाड था, वो सब एक एक करके बहुत क्वाइटली, बहुत ग्रेसफुली बिल्डिंग से बाहर निकल रहे हैं। और करण हैरान भी हैं, परेशान भी हैं, और पहली बार जेन्युइनली समझ नहीं आ रहा है कि अगली मूव क्या होगी। तो स्टोरी स्टार्ट होती है एक इंडस्ट्री सोर्स से जो काफ़ी रेपुटेबल माना जाता है। वो सोर्स बोलता है कि करण जौहर अपनी नेक्स्ट डायरेक्टोरियल के लिए स्क्रिप्ट्स लेके घूम रहे हैं, और पहला स्टॉप था ऑब्वियसली अपनी सबसे पहली और सबसे बड़ी फेवरेट आलिया भट्ट, जिन्हें हम प्यार से आलू भी बोलते हैं। बट करण जौहर ने 2 स्क्रिप्ट्स आलिया भट्ट को ऑफर किए, बट आलिया भट्ट ने दोनों को टर्न डाउन कर दिया, मतलब उन्होंने कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया। अब यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है कि जिगरा फ्लॉप होने के बाद आलिया और करण के बीच में एक तरह का साइलेंट डिस्टेंस हो गया है। ओपनली तो कुछ नहीं हुआ है, कुछ बड़ा ड्रामा नहीं है, कोई स्टेटमेंट नहीं है, बट द वार्मथ शिफ्टेड। और उस शिफ्ट के बाद करण ने स्क्रिप्ट्स भेजे तो आलिया ने बेसिकली वही किया जो हम अनवांटेड टेक्स्ट के साथ करते हैं, देखा समझा एंड टोटली इग्नोर्ड। तो करण जो इस सिचुएशन के लिए क्लियरली प्रिपेयर्ड नहीं थे, फिर एलिजिडली वही पिच दीपिका पादुकोण के पास लेके गए, और दीपिका ने भी वही ग्रेसफुली, आई एम श्योर क्योंकि दीपिका सब कुछ ग्रेसफुली करती हैं, पास कर दिया। तो इस इंसिडेंस के बाद अब करण रिपोर्टेडली दोनों से नाराज़ हैं। बट यार एक सेकंड, दीपिका पादुकोण से करण जौहर नाराज़ हैं, इस बात को सुन के इंटरनेट का पहला रिएक्शन था, और ऑनेस्टली मेरा भी। भाई एग्जैक्टली कौन सी बड़ी मेहरबानी करके रखी थी करण ने दीपिका पे, जो उन्हें स्क्रिप्ट को रिजेक्ट करने का हक नहीं था। और सबका रिएक्शन यही था, वाई इज़ ही इवन ऑफेंडेड विद दीपिका, इट्स नॉट लाइक ही स्पॉटेड हर करियर एनीवे। उसकी एंगर अगर कहीं जानी चाहिए थी तो वो आलिया की तरफ जानी चाहिए थी। दीपिका तो प्रैक्टिकली धर्मा के लिए एक एक्वेंटेंस थी अगर कंपेयर करो आलिया भट्ट से। और हाँ, ये बात समझने के लिए ना करण और आलिया का पूरा हिस्ट्री समझना पड़ेगा, क्योंकि ये रिश्ता कोई नॉर्मल डायरेक्टर या एक्ट्रेस का रिश्ता नहीं था, ये एक प्रोजेक्ट था। प्रोजेक्ट का नाम था मिशन मेक आलिया द क्वीन। तो यार अगर आप पूरा टाइमलाइन देखो 2012 से स्टूडेंट ऑफ द ईयर से, जो कि करण की खुद की फिल्म थी और उसी से आलिया भट्ट को लॉन्च किया गया था, और उसके बाद तो एक केयरफुली प्लान्ड जर्नी थी, लाइक डियर जिंदगी, कपूर एंड सन्स, बद्रीनाथ की दुल्हनिया, कलंक, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी। उसके बाद तो धर्मा प्रोडक्शन ने आलिया के लिए लाइन लगा दी मूवीज़ की, और हर बार करण की बैकिंग ओपनली विजिबल होती थी आलिया के लिए। लेकिन ये सिलसिला सिर्फ मूवीज़ तक ही नहीं रुका। कॉफ़ी विद करण पे सीज़न आफ्टर सीज़न आलिया को बुलाया जाता था और पब्लिकली बार बार अनाउंस किया जाता था कि इस जनरेशन की सबसे बड़ी एक्ट्रेस आलिया भट्ट हैं और कोई नहीं। इतनी ज़्यादा कि एक पॉइंट के बाद लोग उसी शो को आलिया भट्ट प्रीजिंग जंक्शन बुलाने लगते हैं, और ऑनेस्टली वो नाम इतना गलत भी नहीं था। ऋतिक बैठ रहा है या रणवीर सिंह बैठ रहा है, और पता नहीं कब कैसे कन्वर्सेशन वापस आके आलिया भट्ट पे रुक जाती थी। सीजन 7 और सीजन 8 में करण जौहर ने आलिया भट्ट को काफ़ी बार मेंशन किया है, डिस्पाइट ऑफ हैविंग डिफरेंट गेस्ट ऑन हिज शो। कहा जाता है कि सीजन 8 के 4th एपिसोड में जब करीना और आलिया भट्ट उस शो पे आई थी एज ए गेस्ट, तो करण जौहर ने आलिया भट्ट को एज हिज फर्स्ट बोर्न इंट्रोड्यूस किया था, लाइक वाओ। और लोगों ने एक चीज़ बहुत सही पॉइंट आउट की है कि करण ने लिटरली एक पूरा डिकेड लगाया है आलिया को कंट्री की सबसे बेस्ट एस्टेब्लिश्ड एक्ट्रेस घोषित करने में, और वो काम भी किया, लोगों ने भी एक्सेप्ट कर लिया। यहाँ पे मैं ये नहीं कह रही कि आलिया भट्ट में टैलेंट नहीं है, उनके पास बिल्कुल टैलेंट है। एटलीस्ट बाकी नेपो किड्स से तो वो अच्छी एक्टिंग करती हैं, और उन्होंने काफ़ी हिट मूवीज़ भी दी हैं, लेकिन उनकी एक्टिंग इतनी भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है जैसे करण जौहर उनको प्रेजेंट करते हैं। मतलब करण जौहर जब आलिया भट्ट के बारे में बात करते हैं तो उनका एक अलग ही टाइप का ऑब्सेशन दिखाई देता है, लाइक ये कोई नॉर्मल स्पोर्ट नहीं है। और लोगों ने भी ये नोटिस किया है कि बॉलीवुड में अगर किसी एक्ट्रेस को सबसे स्ट्रॉन्ग नेटवर्क सपोर्ट मिला है तो वो क्लियरली आलिया भट्ट ही है। तो जब आलिया भट्ट ने खुद को क्यू से क्वाइटली स्टेप आउट कर लिया तो इंटरनेट का रिएक्शन था कि यार लॉजिकली अगर करण को किसी से सबसे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट होनी चाहिए थी तो वो आलिया भट्ट से होनी चाहिए थी। दीपिका से ये एक्सपेक्टेशंस कहाँ से आई? दीपिका ने करण जौहर को नो क्यों बोला? वाई करण जौहर मोर डिसअपॉइंटेड विद दीपिका? वी नीड टू नोट देयर कॉम्प्लिकेटेड पास्ट। ये रिश्ता कभी दिल से दिल वाला रिश्ता कभी नहीं था, और इसका एक पूरा कॉन्टेक्स्ट है।
ऑफिशियली दीपिका की धर्मा के साथ 2 बड़ी फिल्म्स हैं। पहली थी ये जवानी है दीवानी 2013 में रणबीर के साथ, डायरेक्टेड बाय आयान मुखर्जी। और ये जवानी है दीवानी ब्लॉकबस्टर हिट हुई और वहाँ तक सब ठीक था। लेकिन दूसरी फिल्म आई गहराइयाँ 2022 में और वहाँ से चीज़ें थोड़ी चेंज होने लगी। तो गहराइयाँ मूवी डायरेक्ट अमेज़ॉन पे रिलीज़ की गई, मतलब OTT रिलीज़ थी। अब ऑफिशियली ये प्रोडक्शन हाउस का डिसीजन होता है, बिजनेस स्ट्रैटेजी होती है। लेकिन एक चीज़ जो लोगों ने नोट की वो ये थी कि दीपिका जैसी एक्ट्रेस, उस कैलिबर की स्टार की फिल्म OTT पे देना ये वार्म जेस्चर नहीं था। तो गहराइयाँ रिलीज़ होने के बाद इस मूवी को मिक्स्ड रिव्यूज़ मिल रहे थे। धर्मा प्रोडक्शन के ऑफिशियल इंस्टाग्राम ने एक ट्वीट की स्क्रीनशॉट अपनी स्टोरी में रीपोस्ट कर दिया और वो ट्वीट था एक नेगेटिव रिव्यू। उसमें लिखा था कि गहराइयाँ देखने के बाद जो गहराइयाँ आई हैं वो मेरे ब्रेन में है इस फिल्म की वजह से। मतलब खुद अपनी फिल्म का नेगेटिव रिव्यू, और वो भी अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे। वो पोस्ट तो जल्दी से डिलीट कर दी गई और ऑफिशियली बोल दिया कि इंटर्न की गलती थी, एक्सीडेंटल पोस्ट हो गया था। लेकिन अगर आप धर्मा का आलिया के साथ इक्वेशन देखते हो और फिर ये इंसिडेंट्स देखते हो तो एक सीधा सवाल आता है ना कि अगर ये आलिया भट्ट की मूवी होती तो क्या तब भी ऐसी एक्सीडेंट पोस्ट होती। तो यहाँ पे ऐसा लगता है कि करण इनडायरेक्टली दीपिका को शेड करने का ट्राई कर रहे थे। और फिर एक और लेयर ऐड होती है, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, करण की डायरेक्टोरियल। रणवीर और आलिया दोनों इस फिल्म में लीड्स थे। फिल्म थोड़ी सी हिट हुई, लेकिन रणवीर के फैंस ने कंसिस्टेंट कंप्लेंट किया कि धर्मा कैंप ने उस फिल्म का पूरा क्रेडिट नरेटिव आलिया के अराउंड ड्राइव कर दिया था। रणवीर की इंपॉर्टेंस भी इक्वली थी इस मूवी, बट धर्मा वाज ओनली मेकिंग इट ऑल अबाउट आलिया भट्ट एज यूजुअल। इट्स लाइक बाकी एक्ट्रेस की तो क्या ही वैल्यू है आलिया भट्ट के आगे। तो रणवीर की जब धुरंधर मूवी रिलीज हुई तो आलिया भट्ट और करण जौहर को ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि वो कितनी बड़ी हिट हो जाएगी, इसलिए उन्होंने उस मूवी के लिए कोई पोस्ट ही नहीं की। लेकिन जैसे ही मूवी हिट हुई, करण जौहर और आलिया भट्ट ने रणवीर और आदित्य धर के लिए काफ़ी स्टोरीज पोस्ट करना शुरू कर दी। तभी इस हिपोक्रेसी को दीपिका पादुकोण ऑलरेडी ऑब्जर्व कर रही होंगी कि उनके हस्बैंड की मूवी धर्मा के साथ आई बट उनको एक्नॉलेज तक नहीं किया गया। और जब सिचुएशन थोड़ी वीक हुई तो इवन उन्होंने सपोर्ट तक नहीं किया रणवीर सिंह को। तो मे बी इन सब रीजंस की वजह से दीपिका पादुकोण ने करण जौहर की स्क्रिप्ट को रिजेक्ट कर दिया होगा। तो करण का हाउ डेयर शी वाली एनर्जी दीपिका पादुकोण पे दिखाना सही नहीं है। और हाँ, अगर आलिया ने मना किया तो केजो अपनी नेपो बेंच की तरफ क्यों नहीं गए। उनके पास तो पूरा एक लाइनअप है, जानवी कपूर, अनन्या पांडे, शनाया कपूर, जिन्हें सालों से पुश किया गया। बैक टू बैक फ्लॉप देने के बाद भी अपॉर्चुनिटी दी गई। सबको आलिया भट्ट 2.0 बनाने की पूरी कोशिश की गई। तो फिर आपको दीपिका के पास क्यों जाना पड़ा। तो जानवी कपूर ने रिसेंटली करण जौहर की टैलेंट एजेंसी को लीव कर दिया है और ऑफिशियली अब वो कलेक्टिव आर्टिस्ट नेटवर्क के साथ हैं, जिस सेम एजेंसी में दीपिका पादुकोण भी कनेक्टेड है। मतलब जिन नेपो किड्स को जीरो टैलेंट होने के बाद भी करण जौहर ने इतनी अपॉर्चुनिटीज दी, वो भी उनको लीव कर गए हैं। और करण जौहर दूसरे एक्टर से जिनके लिए उन्होंने कभी कुछ नहीं किया, उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हाउ डेयर दे सेड नो टू हिम। शायद अभी उनको रियलाइजेशन नहीं है कि धर्मा का पावर अब शिफ्ट हो चुका है। लेकिन हाँ, एक रियलिटी ये भी है कि बॉलीवुड में डाउनफॉल परमानेंट नहीं होता है, बिकॉज ऑडियंस किसी की परमानेंट एनिमी नहीं होती। अगर कल करण जौहर एक जेन्युइनली स्ट्रॉन्ग फिल्म बना देते हैं तो ऑडियंस वापस आ जाएगी। लेकिन हाँ, इस बार डिफरेंस ये होगा कि ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं होगा। उन्हें जेन्युइनली प्रूव करना पड़ेगा कि वो सिर्फ कनेक्शंस और PR के दम पे नहीं, बल्कि एक्चुअल गुड कंटेंट से भी हिट मूवीज डिलीवर कर सकते हैं। तो सवाल ये है कि क्या ये करण जौहर का एक्चुअल डाउनफॉल है जहाँ पे एक्टर उनको स्क्रिप्ट को रिजेक्ट कर रहे हैं, या ये सिर्फ एक फेज है जहाँ पे उनका पूरा सिस्टम रीसेट हो रहा है। और क्या ये नेपोटिज्म वाले इकोसिस्टम का ब्रेकडाउन है या सिर्फ टेम्परेरी शिफ्ट है। क्योंकि अगर आप ऑनेस्टली देखो तो ये सिर्फ एक इंसान की स्टोरी नहीं है, ये पूरे बॉलीवुड का चेंजिंग डायनामिक की स्टोरी लग रही है, जहां ऑडियंस फाइनली कंट्रोल ले रही है। और जो लोग सोच रहे थे कि वो नैरेटिव कंट्रोल कर सकते हैं, अब उन्हें भी रियलिटी चेक मिल रहा है। क्योंकि करण जौहर ने हमेशा नेपो किड्स को पुश करने का सोचा और ऑडियंस को कभी इंपॉर्टेंस नहीं दी। सो मे बी अब उनको रियलाइज हो कि एवरीथिंग इज नॉट अबाउट धर्मा प्रोडक्शन, करण जौहर एंड आलिया भट्ट, एंड ही फाइनली स्टार्ट्स टू थिंक अबाउट अ न्यू डायरेक्शन। तो आपका इस बारे में क्या ओपिनियन है, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।